लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। अब देश की नजर जो है वो मतगणना पर टिकी हुई है। इससे पहले एग्जिट पोल के नतीजों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए प्रचंड बहुमत हासिल करता दिखाई दे रहा है। इन्हीं विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अरुण मिश्रा जी जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत है एबीपी लाइव पर आपका। क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं इस एग्जिट पोल को? देखिए, एग्जिट पोल के लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत बनाने के पार कर गई है। 272 क्या, अब तो 400 सीटों की बात आ रही है, 400 सीटों के करीब है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने भी 295 सीट का अपना इंटरनल जो सर्वे कराया है। लगातार दावा किया जा रहा है राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी द्वारा और इंडिया गठबंधन के जितने भी उसके दल रहे हैं उनके द्वारा कि 295 सीट से हम करीब उसके 295 सीट आ रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल किसी भी चुनाव में एग्जिट पोल का ये रहता है कि एक सर्वे है एक तरह से, जैसे विभिन्न कंपनियां कराती हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, आप एक अखबार को देख लीजिए तो सर्वे कराते हैं कि हमारा सर्कुलेशन कितना है, पाठक क्या सोचते हैं, पाठक किस नज़रिए किस मुद्दे पर ये चाहते हैं अखबार में कौन सी खबर। मैं अखबार की बात करूं, अखबार नवीस रहा हूं इसलिए मैं कहता हूं। इसी तरह से दवा कंपनियां भी अपना सर्वे कराती हैं, तमाम जो प्रोडक्ट बिकते हैं उसकी भी कंपनियां अपना सर्वे कराती हैं। तो यह एक सर्वे है एग्जिट पोल। और उस सर्वे में यदि ये बात निकल के सामने आ रही है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस सर्वे को आप सत्य के करीब मत मानिए। मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि पूरा 400 सीट पा जाएंगे, 350 सीट पा जाएंगे, लेकिन आप उस सर्वे को आप 70% आप मान के चलिए कि सर्वे में जो बात आती है वो सही करीब रहता है। इसके पहले भी आप देखेंगे जब भी इस तरह के एग्जिट पोल आए हैं 2014-2019 में, उस समय भी लगभग जो सीट जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा था उससे कहीं ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिले। अब की बार जो दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा है, भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था 400 पार 400 पार 400 पार, तो मुझे लगता है कि अब उसके करीब भी दिखाई पड़ रहा है। लिहाजा विपक्ष को ये सवाल भी खड़ा कर रहा है। सवाल ही नहीं, विपक्ष नहीं बल्कि आम जनता के बीच भी है कि क्या इतना सीट हो गया है। यह थोड़ा सा लोगों को ये एक असहज की स्थिति है कि सच में 400 पार, जो विपक्ष में है उनको असहज है 400 पार होने, क्योंकि वो अपनी राजनीति करते हैं, वो जनता के बीच जाते हैं, उनको लगता है कि हमको वोट मिल रहा है, हमको जो प्रत्याशी होगा वो सोचता है कि हमको सभी लोग वोट दे रहे हैं, क्योंकि सभी लोग मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष का सवाल उठाना भी मुझे लगता है कि लाजिम है, और सवाल उठता रहता है। जब भी इस तरह के एग्जिट पोल आते हैं तो सवाल उठता रहेगा। जी, हम लोगों के बीच में, मीडिया के बीच में इस बात की चर्चा रही कि लड़ाई महीनों पहले से ही एनडीए और इंडिया गठबंधन में है, लेकिन जब हम लोग ज़मीन पर जाकर मिले, जब लोगों से देखा, तो लोगों का ये कहना था सीधे सीधे साइलेंट वोटिंग है। इस बार पिछली बार की तुलना में अलग है चुनाव। क्या उसका ही ये परिणाम है? हम एग्जिट पोल पर ही चर्चा कर रहे हैं। जब 400 सीट की बात हो रही है तो क्या ये उसका ही परिणाम है कि एक पार्टी को, एक संगठन को इतना बड़ा बहुमत? देखिए, ये कोई लहर नहीं थी। 2014 में प्रधानमंत्री की एक लहर थी, मोदी की लहर थी। दूसरा, 2019 में उस समय पुलवामा कांड हुआ था, एयर स्ट्राइक हुआ, देशभक्ति की लहर थी। ये कोई लहर नहीं थी। इस बार प्रधानमंत्री के विश्वास और भरोसे का मामला था। ये मोदी का ये चुनाव, पूरे चुनाव के दौरान मोदी खुद को पार्टी से ऊपर रख करके उन्होंने जो एक नारा दिया, ये मोदी की गारंटी है, उस पर लोगों का भरोसा हुआ, जो एग्जिट पोल कह रहा है। दूसरी बात, साइलेंट की बात आई। इस बार सबसे ज़्यादा कोई साइलेंट वोटर था तो मुसलमान। पूरे देश में मुसलमानों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। जब लगातार भाजपा के तमाम नेताओं ने मंच पर ये कहा कि ये आरक्षण मुस्लिमों को बांट देंगे, कर्नाटक और वहाँ का बंगाल का मुद्दा उठाया, उसको देखते उन्होंने सवाल भी खड़े किया और लगातार भी कहा कि उनके गहने बेच देंगे। तमाम तरह के इस तरह की बयान आए सामने। उसके बावजूद भी कहीं न कहीं से ये भारतीय जनता पार्टी को मालूम था कि 2014 में मुझे बिना मुस्लिम वोटों के भी मैं चुनाव जीता, 2019 में हुआ, उत्तर प्रदेश में 2017 और 2022 में भी उनको भरोसा था कि बिना मुस्लिम वोटों को, जबकि ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो उनकी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को सभी में वितरित करने का काम किया। एक्चुअल ये नहीं था कि इनको हिंदू को दो और मुसलमानों को मत दो, लेकिन मुसलमानों को लगता था कि मैं भारतीय जनता पार्टी को एकदम साइलेंट वोट देना है। इसी तरह से इस बार जो बात आई कि बसपा
बसपा को लेकर के हुआ कि उनके बसपा के वोट चले जा सकते हैं। मुझे लगता है कि भाजपा को पहले से थोड़ा सा ये था और उस सतर्कता को बरतते हुए भाजपा ने पूरे मुद्दे को और जनता के बीच जाकर के उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके संगठन ने जाकर के उनके बीच में इस भ्रम की स्थिति को दूर किया। एनडीए इंडिया गठबंधन ने ताबड़तोड़ रैलियां की, ताबड़तोड़ जनसभाएं की। आपको क्या लगता है किसकी तैयारी को आप बेहतर देखते हैं? किस राजनेता की रैली को आप मानते हैं कि इस बार उसने अधिक प्रभावित किया है? खास देखिए, भीड़ जो है ना, कोई भी रैली में भीड़ जीत का पैमाना नहीं होती। तमाम हमने रैलियों को कवर किया है, बहुत भीड़ देखी गई। इस बार भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की सभा में बहुत भीड़ देखी गई। उनके कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह देखा गया जो 2022 के चुनाव में दिखाई पड़ता था। मैं अभी भी कहता हूँ, लेकिन क्या कार्यकर्ताओं के भरोसे चुनाव जीता ये होता है? उदाहरण के तौर पर एक कॉलोनी में किसी भी पार्टी के 4-6 कार्यकर्ता होते हैं, 10 कार्यकर्ता होते हैं, पूरी कॉलोनी नहीं होती, पूरा गांव नहीं होता। ये इस बात को इंडिया गठबंधन को सोचना, किसी गांव में 4-6 उनके 10 ठो 15 ठो 20 ठो कार्यकर्ता होते हैं, वो सबको प्रभावित नहीं कर सकते। उनकी नीतियां, जो इस पार्टी की नीतियां होंगी, मोदी का चेहरा लोगों को भरोसा बढ़ा, योगी के कानून व्यवस्था लोगों को भरोसा बढ़ा, जो एग्जिट पोल बता रहा है। मैं फिर एग्जिट पोल पर आता हूँ। जो एग्जिट पोल यदि दर्शा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 67 से 70 सीटें तक जीत सकते हैं, 72 तक सीटों तक जीत सकते हैं, या जो भी 62 से ऊपर जा सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं से उनको, भाजपा को पता था कि मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उस पर फोकस करना है जो मेरा रहा। तो कानून व्यवस्था, माफियाओं पर प्रहार, और दूसरा विपक्ष जो है वो नैरेटिव एक सेट नहीं कर पाया। कोई मुद्दे को, आरक्षण का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, महंगाई का मुद्दा उठाया, उसको तर्क के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह कोशिश किया है। जो एग्जिट पोल बता रहा है, जिस तरह से मुझे लग रहा है कि एग्जिट पोल में जिस तरह का 200 अरे क्या नाम उसको 350 से लेकर के 401 तक सीटें तक दिखाई जा रही हैं, 1-2 एग्जिट पोल को छोड़ दिया जाए। मुझे अभी तक की जो रिपोर्ट आ रही है, 9 एग्जिट पोल आए, 9 में 7 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की ओर दिखाया। तेजस्वी यादव ने भी ताबड़तोड़ जनसभाएं की बिहार में। उनकी इस बार की जो जनसंवाद रहे उसको कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि बिहार से एक नया राजनेता? निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव ने, जब वो जनता दल यू के साथ नीतीश कुमार के साथ मंत्रिमंडल में थे, उन्होंने नौकरी को लेकर के जो वादा किया था उसमें कुछ वो सफल भी रहे हैं। एक बेहतर नेता के रूप में मुझे लगता है, एक संवेदनशील नेता के रूप में तेजस्वी यादव को बिहार में माना जा रहा था। जो भीड़ दिखाई पड़ रही थी, लालू यादव के ऊपर जो आरोप थे जेल जाने के बाद, उनके परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में कैसे खुद को स्थापित कर सकता है, जिस तरह की बातें परिवारवाद पर आई कि परिवारवाद को लेकर के भाजपा ने मुद्दा उठाया, उसी परिवारवाद से निकला हुआ व्यक्ति जनता के बीच में अपनी बात पहुंचाने में कामयाब रहा, खासकर युवाओं में। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में अब जो भविष्य की जो दिखाई पड़ रहा है वो भाजपा बनाम राजद के रूप में, तेजस्वी यादव के रूप में दिखाई पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया। एक अंतिम सवाल अरुण जी, पूर्वांचल के किन सीटों पर कई टक्कर आप देख रहे हैं? क्योंकि जो एग्जिट पोल के भी नतीजे हैं उसमें भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर खास तौर पर पूर्वांचल बेल्ट देखा जाए तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में कई टक्कर है। किन किन सीटों पर? देखिए, 2019 में मैं शुरू से ये कहता रहा हूँ कि 2019 और 2024 का चुनाव दोनों अलग है। उसमें जो गठबंधन था वो बसपा सपा का था, जो उत्तर प्रदेश में ओबीसी और दलित जातियों में सबसे मजबूत पकड़ माने जाने वाली थी। उस समय भी उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में उसी का एक परिणाम था कि वोटों का जो एक दूसरे को दिलाने की जो भूमिका रही है सपा बसपा के बीच में, 5 सीटें वो चुनाव में जीते, सपा बसपा ने जीता। घोसी था, आजमगढ़ था, गाजीपुर था, मछली शहर था। इस तरह की 5 सीटें उन्होंने चुनाव में जीत हासिल किया। मैं कहता हूं कि इस बार भी भले ही वो सपा का, देखिए इस बार के चुनाव में तो एक दिक्कत ये है कि कांग्रेस का अपना संगठन नहीं है। चुनाव यदि लड़ा जा रहा है इन 5 सीटों में जो है, वहाँ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी लड़ रही है, इंडिया गठबंधन का कोई नहीं, वो समाजवादी पार्टी ने अपने टिकट दिए हैं। तो ये पूरी चुनाव में यदि इस चुनाव पर सीट पर यदि जीत यदि इंडिया गठबंधन को होती है तो इंडिया गठबंधन को समाजवादी पार्टी को जीत होती है, जहाँ कांटे की टक्कर अभी दिखाई पड़ रही है आजमगढ़ गाजीपुर में। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के एक पक्ष में थोड़ा सा एक अभी जो माहौल एग्जिट पोल के हिसाब से दिखाई पड़ रहा है वो ये है
कि जो छोटे दल थे, जो पिछली बार अलग लड़े थे, जिससे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, चौहान, दारा चौहान, संजय चौहान, तो ये सब लोग भाजपा के साथ कहीं ना कहीं से जुड़ गए हैं। तो एक जो वोट बैंक है, ओबीसी का वोट बैंक, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एग्जिट पोल में जो सीट बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, उसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है। अगर ये एग्जिट पोल नतीजों में परिवर्तित होता है तो हिंदुस्तान की राजनीति के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जो भी काम किए हैं, मुझे लगता है वैश्विक स्तर पर निश्चित रूप से भारत का मान इंदिरा गांधी ने भी बढ़ाया था। मैं ये नहीं कहता, संचार क्रांति के जनक राजीव गांधी भी थे। ऐसा नहीं, जो सरकारें रहती हैं, जो प्रधानमंत्री रहता, मनमोहन सिंह आर्थिक रूप से देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने में मनमोहन सिंह का कोई आज तक जोड़ नहीं हुआ। मनमोहन सिंह ने बहुत अच्छा काम किया आर्थिक रूप से, लेकिन मोदी ने आने के बाद उस राजनीति को वैश्विक स्तर पर थोड़ा दूसरे तरीके से करने की कोशिश की। दबाव, कोई जानता था कि रसिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद जब पूरा देश, पूरा दुनिया एकजुट होकर के एक दूसरे के पक्ष में खड़ा हो रहा था, कुछ लोग यूक्रेन के साथ, रसिया के साथ न भी खड़े, लेकिन वहाँ से उन्होंने पेट्रोल लाने का काम किया, अमेरिका की बात नहीं मानी। तो कहीं न कहीं से पाकिस्तान जैसा देश हमेशा इस मामले में एयर स्ट्राइक करके उन्होंने तुरंत एयर स्ट्राइक किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे, अभी जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अपने भाषणों में कहते हैं कि कुछ काम बहुत बड़े बड़े अभी मुझे करने हैं, मुझे लगता है वो सामने तो नहीं लाए, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है वो सामने आए। सबसे बड़ा काम जो है इस देश के लिए, मुझे लगता है उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है, जो है 70 साल के ऊपर बुज़ुर्गों को, मुझे लगता है, मेरा अपना ये व्यक्तिगत नज़रिया है, क्योंकि बुज़ुर्ग बहुत अकेले हैं, तो बुज़ुर्गों को जो 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, उनको उसका लाभ मिलने जा रहा है। ये सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट के रूप में तब्दील करने में सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो नज़र रहेगी 4 जून को जब मतगणना होगी और देखना होगा कि जनादेश किसको मिलता है। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।